नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। राजस्थान की चुनावी सीरीज में एक बार फिर न्यूज इंडिया लेकर हाजिर है आपका खास शो किसका होगा राजस्थान। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग हवाओं में भी जलते रहे। ये लाइनें अशोक गहलोत ने कही थी, लेकिन वाकई में क्या उस चिराग को बीजेपी बुझा पाएगी क्या? राजस्थान में सियासी घमासान छिड़ चुका है। भले ही अभी विधानसभा का चुनाव का बिगुल ना बजा हो, तारीखों में वक्त है, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियां इस तैयारी में है कि कैसे हम अपनी सत्ता को यहां पर बनाएं या फिर कैसे जीत कर आएं। सूबे का लगातार कई दिग्गज नेता दौरा कर रहे हैं। पार्टियों की हाईकमान राजनीतिक रण में अपने महारथी उतारने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, चुनाव को लेकर धुरंधरों की पूरी लिस्ट इस समय तैयार है, तो वहीं नेताओं के बीच जुबानी जंग भी इस समय तेज हो चली है। कांग्रेस के पास एक तरफ प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत हैं, जिन्हें राजनीति का जादूगर कहा जाता है, वो खुद अपने आप को कहते हैं। एक तरफ है सचिन पायलट, जो युवाओं में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो एक तरफ बीजेपी है, जो अपने तमाम दिग्गजों को भेजकर राजस्थान में दिखा रही है कि इस बार का चुनाव हम जीतेंगे, पूरी तरह से तय है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी नेताओं की नजर अब दिल्ली पर टिकी हुई है। वैसे राजस्थान में चुनावी बिगुल बनने में भले ही कुछ वक्त बचा हो, लेकिन इस समय सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। चहलकदमी शुरू हो चली है। कांग्रेस जहां आलाकमान और सीएम अशोक गहलोत के सहारे रिवाज तोड़ने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी ये चाहती है कि यहां पर रिवाज हमेशा बरकरार रहे, पत्ते नहीं खोली है। ऐसे में पार्टी नेताओं की नजर अब दिल्ली पर है। पहले आपको रिपोर्ट आज के दिन हम दिखाएंगे, फिर करेंगे तमाम मेहमानों से चर्चा कि आखिर राजस्थान में किसकी पकड़ है मजबूत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो हर मुश्किल को पार करने में माहिर माने जाते हैं। यही वजह है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को मौजूदा राजनीति का जादूगर कहा जाता है। लेकिन उनके दामन पर एक ऐसा राजनीतिक दाग लगा है जो नासूर बनकर चुभता रहता है। वे अब तक 3 बार बतौर मुख्यमंत्री राजस्थान की कमान संभाल चुके हैं, लेकिन इसके पहले के 2 कार्यकाल के दौरान उन पर ऐसा दाग चस्पा है जिसको लेकर उनकी अपनी पार्टी के साथ ही साथ विपक्ष के लोग भी निशाना साधते रहते हैं। वो अब तक अपने शासनकाल के बाद पार्टी की सरकार में वापसी नहीं करवा पाए हैं, लिहाजा 72 साल के अशोक गहलोत इस बार कोई भी मौका नहीं चूकना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले बीजेपी अशोक गहलोत को घेरने में जुट गई है। बीजेपी ने अपने तरकश के तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि राजस्थान में मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू किया जा सकता है, लिहाजा कई नामों को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से राजस्थान में कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। मसलन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का भी नाम विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में शामिल हो सकता है। राजस्थान में 1993 से अब तक 30 साल से चुनाव में एक अनोखा चलन चलता रहा है, जिसमें एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनने का चलन रहा है। 2018 में बीजेपी को चुनाव में पटखनी देकर कांग्रेस ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में 5 साल बाद सरकार बनाई थी। 3 साल के ट्रेंड के लिहाज से इस बार कांग्रेस की सरकार जाने का साल है, लेकिन इस बार कांग्रेस और उसका नेतृत्व काफी मारक अंदाज में काम कर रहा है। राजनीति के जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत सरकार में वापसी के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार की कई योजनाओं ने राजस्थान के चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। गहलोत सरकार की घोषणाओं ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है, जिसमें राजस्थान के सभी पंचायतों में महंगाई राहत कैंप, 500 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर की योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत 25 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, हर घर 100 यूनिट फ्री बिजली, किसानों को 2000 यूनिट तक फ्री बिजली, महिलाओं को रोडवेज की बसों में सभी श्रेणियों में 50% की छूट, सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन शामिल है। इन सबके इतर राजस्थान में जातिगत समीकरण भी बेहद अहम माना जा रहा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तादाद में ओबीसी वोटर हैं, जिनकी जनसंख्या 45 से 48% है। बावजूद इसके ओबीसी एक अम्ब्रेला का रूप कभी नहीं ले पाई है। इसमें आंतरिक रूप से कई ऐसे मसले हैं जिससे राजस्थान का ओबीसी वर्ग एक मंच पर नहीं आ पाता है। ओबीसी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस
दोनों पार्टियों ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है। सीएम अशोक गहलोत इस बार चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी इस बार सत्ता में वापसी के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजस्थान में कौन बाजी मारेगा, कांग्रेस का राज कायम रहेगा या फिर राजस्थान का रिवाज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चर्चा इसी पर कि आखिर किसका होगा राजस्थान, क्या जादूगर का जलवा एक बार फिर चलेगा क्या, या फिर बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्योंकि 30 सालों से तो लगातार ये रिकॉर्ड बरकरार है कि एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। चलिए खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। चंदन कुमार पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राहुल लाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, और फिर शैलेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के नेता, चंद्रमोहन शर्मा जो कि आपने कई डिबेट में देखा होगा, कांग्रेस के नेता, जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर दें, फिर जल्दी से आएंगे सवाल जवाब के दौर पे कि आखिर राजस्थान का जातीय समीकरण क्या है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है और वक्त देखिए धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। बात करें यहां पर एससी वोटर की तो 18%, जिनकी भूमिका काफी अहम रहती है। एसटी की बात करें 14%, और वहीं मीणा की बात करें 7%, गुर्जर समाज की बात करें तो 9%। पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा दांव खेला था गुर्जर समाज पर। जाट की बात करें तो 12%, वहीं माली की बात करें 4%। अशोक गहलोत इसी को साधने में लगे। ब्राह्मण की बात करें तो 7%, राजपूत की बात करें 8%, वहीं वैश्य की बात करें 4%। ये वहां पर आबादी, स्वर्ण की पूरी आबादी 19%, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में कौन से वोटरों को कौन सी पार्टियां साधने में कामयाब हो रही हैं और क्या क्या उनके लिए इस समय रणनीतियां बनाई जा रही हैं। शुरुआत करते हैं राहुल लाल से, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बखूबी ये राजस्थान को ये जानते हैं, इन्होंने समझा है। सर, दूल्हा किसको बीजेपी बनाएगी, चर्चा तो इस पर लगातार हो रही है और समीकरणों पर भी हम जानेंगे आपके दिन। देखिए, जो आपने पहला सवाल किया कि दूल्हा किसको बीजेपी बनाएगी, यहाँ से एक तरह से अगर हम लोग देखें तो वसुंधरा राजे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी कदावर नेता रही हैं, और हाल फिलहाल में हम लोगों को देख रहे हैं कि एक तरह से प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पे हमारा जो है कि उम्मीदवार जो है कि अगर उम्मीदवार कोई है हमारा तो वो केवल और कमल है, हमारा चेहरा है तो वो कमल है। यानी वहाँ पे वसुंधरा राजे के नाम पे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जा रही है। तो अब ये एक नई सी परिस्थिति होगी राजस्थान के पूरे राजनीति के संदर्भ में, क्योंकि देखिए जब हम लोग राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं अगर, तो वहाँ पे लोग मोदी जी को जरूर जान रहे हैं, लेकिन अगर जमीन पे जाते हैं तो वहाँ पे राज्य नेताओं में भले जितने तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे हमारे कानून मंत्री जो है कि मेघवाल जी हो, इनके बारे में अभी भी लोग इनके नाम से परिचित नहीं है, लेकिन वसुंधरा के नाम से परिचित हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है कि वसुंधरा को एक तरह से उनके नाम को ना लेके शायद पार्टी जो चलने का प्रयास कर रही है, ये बीजेपी के लिए हमें लग रहा है कि चुनौती बनने वाली स्थिति है। ये कारण है कि राजस्थान का चुनाव काफी रोचक सा हो गया है। आपने भी शेखावत जी का नाम लिया, मेघवाल जी का नाम लिया, बीजेपी मध्य प्रदेश की तर्ज पर इन पर यहाँ पर भी दांव खेलने वाली है। 100% यहाँ पे ये सारे के सारे लोग आपको चुनाव में बिल्कुल लड़ते हुए नजर आएंगे। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे मध्य प्रदेश में तमाम बड़े बड़े नामों को, सांसदों को जो है कि तमाम उन लोगों को उन्होंने जमीन पे जो है कि उम्मीदवार बना दिए है। तो ये स्थिति के कारण से देखिए हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं हमेशा कांग्रेस के भीतर कि वहां पे एक तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तालमेल की स्थिति कैसे बनेगी, लेकिन इसी बीच में वो चर्चा भी काफी आवश्यक हो जाती है यहाँ पे कि इन लोगों को अलग अलग धड़ों को भारतीय जनता पार्टी कैसे साधेगी, क्योंकि वहां पे भी खेमाबंदी बहुत ज्यादा है, अलग अलग कई सारे खेमे बने हुए हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी के नेता शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, केंद्रीय मंत्रियों के दम पर ही चुनाव जीतेंगे क्या सर? क्योंकि बताइए, उन्हें विधायकी चुनाव के मैदान में उतार कर दर्शाना क्या चाह रहे हैं आप? कभी तेंदुलकर ओपनिंग करके वर्ल्ड कप जिताते हैं तो कभी धोनी ऊपर आके मैच जिताते हैं। हर चुनाव में अगर राजस्थान की राजनीति भी देखें, अभी तेंदुलकर कौन है सर इस चुनाव में? तेंदुलकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और कमल है, कमल निशान, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसी की छाप, उसी सिंबल के तहत आज से नहीं 1980 से लगातार कई सरकारें बनी, केंद्र में राज्यों बनी, तो कमल निशान के तर्ज में बनी। और कई नेता आए, जो पुराने नेता थे, नए नेता आए, बीच के नेता आए, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। मैं राजस्थान पे आऊँ, 1949 से जब से राज्य का फॉर्मेशन हुआ है, जब से बना है, तो 1-2 दशक छोड़ दीजिए तो बदलाव हुए हैं वहाँ पे, खासकर 1990 के बाद से। तो जैसे कहा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, लेकिन सबसे पहले राजस्थान ने नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म की थी 1967 में, भैरव सिंह शेखावत के, जब जनता पार्टी हुआ करती थी। तो हमारे कहने का मतलब कि हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, और भारतीय जनता पार्टी ने हर मौके पर की स्ट्रेटेजी थी।
आज हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब ने कहा, आपने कहा कि दूल्हा कौन? दूल्हा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा और उसी के बीच से होगा। और रही बात केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव लड़ने की बात है, तो जब भी जो दायित्व नहीं सर, देखिए प्लानिंग तो अलग बनानी पड़ेगी सर। कई राज्य आप लोग गवा चुके हैं पिछले हाल के चुनाव में। कांग्रेस ने जिस तरह से वापसी किया आपने देखा, कर्नाटक की हम बात करें, हिमाचल में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन चंद्रमोहन जी, अब अगर हम बात करें प्लानिंग को लेकर, राजस्थान में बार बार दावा तो किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो खटास थी पायलट और गहलोत साहब के बीच वो अब खत्म हो चली है, लेकिन बार बार सर उभर कर आती रही। चुनाव में कहीं ऐसी स्थितियां ना आ जाए आपके सामने? बिल्कुल नहीं आएगी। राजस्थान के अंदर दो चेहरे हमारे बड़े हैं, गहलोत जी, एक सचिन पायलट जी, और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ हम चुनाव गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने उस चुनाव को और उसी चेहरे पे लड़ रहे हैं जिसने 5 साल जनता की सेवा करी है। हमने वो नहीं करे छोटे पैक के अंदर बड़ा माल, और वो भी विफल माल जो मोदी जी लेके आ रहे हैं। आज मोदी जी को ये क्यों कहना पड़ गया कि ये बड़े चेहरे जाने पड़ रहे हैं, अब कमल दिखाया जाएगा? आपने नारा दिया था एक, भगवा में हरा और राजस्थान में वसुंधरा, लेकिन आज उसी वसुंधरा से आपने ना उसे धरा पे रखा, ना धकीर पे रखा और किनारा कर दिया। कारण बता दीजिए क्यों? क्योंकि 2018 से पहले इसी की बदौलत आपने इलेक्शन लड़ा था राजस्थान की जनता को, और आपने इस कामों को कहा था कि वसुंधरा ने काम करा, लेकिन राजस्थान की जनता ने गहलोत को चुना था। तो आज हम फिर रिपोर्ट कार्ड के सामने राजस्थान की जनता के सामने आए हैं कि 2018 के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने राजस्थान के जनमानस को जो गारंटियां, जो 18 के अंदर हमने अपना आपके गारंटी और वचन पत्र दिया, उसको पूरा किया। इसीलिए हम उसी चेहरे के साथ लड़ रहे हैं, और जो चेहरा ना दिखा के लड़ रहे हैं, कारण यही है क्योंकि वो विफलता की सीढ़ियां 2014 से निरंतर चढ़ते चले गए, और देश की जनता ने जो उनको स्टेट दी थी वो धीरे धीरे उनसे छीनती चली गई। कारण सबसे बड़ा एक और है सागर भाई, क्योंकि जहां राहुल जी ने गंभीर विषय सदन में उठा दिया कि जो बजट बनाते हैं 90 सेक्टरीज, उसके अंदर मात्र 3 सेक्टरी ओबीसी हैं, और कांग्रेस की 4 सरकारों के अंदर 3 ओबीसी नेता हमने दिए। छत्तीसगढ़, चलिए अभी जातिगत समीकरणों पे आगे आएंगे, रीजन के वाइज भी बात करेंगे। चंदन कुमार हैं जो कि कई सारी किताबें इन्होंने पढ़ी हैं राजस्थान के बारे में और बेहतर बताएंगे। चंदन जी, राज कायम रहेगा या फिर रिवाज आपको लग रहा है बरकरार रहेगा? क्योंकि राजस्थान में 30 सालों से परंपरा हम देखते चले आ रहे हैं। आपने अध्ययन किया होगा, समझा होगा कि क्या राजस्थान की जनता भी यही सोच रखती है क्या कि हाँ चलिए अब अगली सरकार अब लाते हैं? देखिए, जो सरकार पावर में रहती है तो उसके काम तो बहुत गिनाए जाते हैं, और अभी राजस्थान के अगर लोगों की बात करें तो वहाँ पे लोगों का एक ही नारा है कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी जी से बैर नहीं, ऐसा नारा वहाँ अभी चल रहा है। मेरी बातचीत भी हुई है वहाँ पे लोगों से। और दूसरी बात यह है कि अभी वहाँ जो गहलोत सरकार ने काम किया है, अभी वर्तमान जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं नीतियों के आधार पे सुनिश्चित हो रही है कि किसके हाथ में सत्ता जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि गहलोत सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसे अभी बिहार में जातिगत सर्वे हुआ तो मोदी जी ने कहा कि गरीबों की बात कर रहे हैं, तो गहलोत सरकार ने जिस प्रकार से गरीबों के उत्थान के लिए वहाँ पे पॉलिसीज बनाई हैं, तो मुझे मेरा ये मानना है एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट कि पॉलिसीज के आधार पर अगर वोटरों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार के साथ जा रहा है, और कुछ खामियां भी हैं उस राजस्थान गहलोत सरकार की जो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप जो आपने आंकड़े देखे, जो आपने तैयार किया है और जो अध्ययन किया, मतलब लग रहा है कि कांग्रेस की वापसी लग रही है क्या? मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल भी अगर आप देखिए तो 95, मुझे लग रहा है राहुल जी भी आपसे एग्री होंगे। ये भी मैं बात से काफी एग्री हूँ। बस कह रहा हूँ कि जो नारे वो बता रहे हैं ना, वो नारा अभी से ज्यादा 2018 में लग रहा था। वसुंधरा तेरी खैर नहीं, जो उनके मोदी जी से बैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं, वो 2018 में देखिए बहुत ज्यादा उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। लेकिन आज के समय में वो खुद ही सीन में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनको अलग कर रही है, और उनके प्रति बीजेपी के वर्ग में एक सहानुभूति खेमा उनके तरफ है। और मैं कह रहा हूं अभी भी कि दो स्थितियां जो यहाँ पे रखा गया कि बजट जैसे इस बार का बनाया गया वहां पे अशोक गहलोत की तरफ से, और उसका जिस तरह से डिलीवरी हो रहा है जमीन पे, यानी बजट को बनाते हर सरकार है सागर जी, लेकिन आप उसको जमीन पे लास्ट माइल आप डिलीवरी कैसा करते हैं, वो टीम वर्क यहाँ पे काफी शानदार टीम वर्क किया गया। ग्राउंड पे आपको डिलीवरी मिल जाएगा। आपको शिकायत करने, जैसे महंगाई राहत कैंप बना है, वहां पे आप देखिए खुद भारतीय जनता पार्टी कई कार्यकर्ता मिले कि वो लोग भी जो है कि जा रहे हैं दबे। पहले तो वो लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी वहां पे जाके महंगाई राहत कैंप का आनंद ले रहे हैं। तो ये स्थितियां काफी एक अलग सी स्थिति बनाती है। वैसे आजकल राजनीति में जब कोई नई योजनाएं आती है जहां पर लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो उसको हम रेवड़ी कल्चर बोलते हैं।
या तो फिर कहते हैं कि आम जनता को लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के नेता शैलेंद्र जी हैं, लाइएगा शैलेंद्र जी पर कैमरा। शैलेंद्र जी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर सर, महंगाई राहत कैंप, आप लोग इसको लॉलीपॉप कह रहे थे जो, लेकिन 200 रुपए सर आपने भी कम कर दिया है भाई। गरीबों के लिए 400। हाँ, एक डेजर्ट में शब्द होता है मिराज। जो गहलोत जी की पॉलिसी है मिराज पॉलिसी है। जब आप टेम्परेचर 48 डिग्री, क्योंकि राजस्थान की बात है तो चुरू और उस इलाके में बीकानेर में सब 48-50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो उस पर जब आप जाएंगे तो पेड़ दिखाई देगा, लेकिन असली में क्या होता है, एक इमेज होती है वो। तो 4 साल कुछ काम नहीं किया गहलोत जी ने, और एक बिल्कुल घोषणाओं की झड़ी लगा दी, और मिस्टर घोषणानाथ कहलाते हैं। और इनको राजनीति का जादूगर नहीं कहना चाहिए, ये राजनीति के पॉलिटिकल मैनेजर हैं। हमारे भाई ने कहा कि प्रचंड बहुमत, हमारे भाई ने बताया कि हर बार जब 99 में गहलोत जी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं थे, 2008 में मुख्यमंत्री बने तब चेहरा नहीं थे। बिल्कुल, अभी भाई बता, 2018 में जब आए तब भी चेहरा नहीं थे। अब मैं इनसे बयान से पूछता हूं कि ये नालायक वाले सचिन पायलट से समझाता हुआ है कि लायक वाले। एक मुख्यमंत्री का बयान है एक कद्दावार नेता के लिए, जो वहां का चेहरा था, जो वहां का अध्यक्ष था, और 45 डिग्री टेम्परेचर में चला। अब मुख्यमंत्री कौन बन जाता? गहलोत जी। और हर बार कांग्रेस ने वहां चलाई, लगड़ी सरकार चलाई, 90-91 सीट जीतते थे, 6-8 सीट बसपा के आते थे, और वही मैनेज करके गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते थे। गहलोत जी ना कांग्रेस का चेहरा रहे। सर आप लोग भी तो लंबी लंबी फहरिस्त लेकर आ रहे हैं सर, घोषणाओं की, वादों की। कांग्रेस कर रही है तो आपत्ति क्या है? और अगर आप लायक और नालायक की बात करें तो बीजेपी की कौन से आपको लायक नेता लग गए? बीजेपी ने खुलकर मंच से बोल दिया हो सर। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व विश्वास करती है और समूह के आधार पर चलती है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व टीम इंडिया का दूल्हा नहीं पूछिएगा, और तो अब टीम इंडिया का दूल्हा खोजने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी ना, कि भाई सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला तो वहां पे भी चलेगा। और उसी में आ रहा हूं, जो आपने कहा कि बिल्कुल प्रचंड बहुमत से आ रही सरकार। जब कांग्रेस आती है सरकार पे तो कभी 23 सीट लाती है, ये चेहरा होता अशोक गहलोत का। जब आपका 2004 में जब वसुंधरा राजे आती है 120 सीट आती है, तब कांग्रेस 53-54 सीट आती है। जब वसुंधरा जी 2013 में आती है 163 सीट, कांग्रेस 21 सीट आती है। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी गहलोत जी स्पेशल बनाए थे 2013 में, 2004 में, कि इस तरह की हार उनको मिली? भारतीय जनता पार्टी जब भी उसको बहुमत नहीं मिला तो उसकी 80 सीटें 78 सीटें आती है। तो राजस्थान का मैं एक लाइन में खाली जवाब देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें। देखिए, सीटों के लेके अगर वहां पे सीट सीमा रेखा वाली होती, जितने ज्यादा प्रयास हुए हैं उस सरकार को गिराने के लिए, वो तो जनता ने अच्छा खासा अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बना के रखा हुआ था, और तो उस स्थिति में वो सरकार चल गई। नहीं तो सीमा रेखा वाली स्थिति होती तो मध्य प्रदेश वाली स्थिति हम लोग देख सकते थे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब खुज लेके आए, उनकी बेइज्जती की गई, कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पाती। वो तो भाग्य ठीक था कि सचिन पायलट जो है वहां के, मैंने कहा ना, राजनीतिक ये जादूगर नहीं है, वो तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के मास्टर है। सर जहां उन्हें लगा फायदा वहां चल गए सर। देखिए मेरे मित्र वहां खुद आए, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का प्रयास नहीं था। जब भी एमएलए आए और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए आए, वो भी कद्दावार नेता थे। और इस बार आप राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में खुले मन से लेके भारतीय जनता पार्टी फिर 120% सरकार बनाएगी और कांग्रेस 50 का। चलिए सर, देखिए वही पंक्तियां कि चुनावी ये मौसम है और चुनावी ये दौर है, जिसको जहां पर जगह मिली वहीं पर वो ठौर है। तो जहां पर फायदा मिलेगा सर वहां पर तो पार्टियां जाएंगी, वहां नेता पहुंचेंगे। ने कई प्रश्न खड़े करे और प्रश्न करने की कोशिश करी कि हम कांग्रेस पे खड़े कर दें, लेकिन सारे प्रश्न उनके ऊपर खड़े हो गए। सबसे पहला प्रश्न, सामूहिक नेतृत्व भाजपा, बड़ा हादसे पर लगा, देश की जनता भी सुन रही होगी। कहां का सामूहिक नेतृत्व? जिस देश के अंदर पार्टी का चयन भी बंद कमरे में होता हो, उसका सामूहिक नेतृत्व कहां से हो सकता है? पहला। दूसरा, सामूहिक नेतृत्व होता तो वसुंधरा राजे सिंधिया को आप अपने साथ जोड़ते, लेकिन आपकी राजनीति दिल्ली से चलती है, राजस्थान की राजनीति राजस्थान से नहीं चलती। ये आपके जवाब था। अब आता है, आपने गारंटियां क्या दी? आपने जो नेशनल लेवल पे गारंटियां दी, आज तक उसे ही पूरा नहीं कर पाए। उसी का असर तो राजस्थान में दिखा, जिसको माथे पे माथा टेक के पटल पे आपने एक संसद को एक गांव दिया था। अगर वही संभाला होता तो राजस्थान के अंदर जिस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपने एक किसान के इस्तेमाल कर कर उसकी बेइज्जती करी और उसको इश्तिहारों में इस्तेमाल करा, वो आज आपको करना ना पड़ता। दूसरा, अब आता है कि एक मुख्यमंत्री के शासनकाल के अंदर क्या चीज होती है? सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, किसान, छात्र और इंफ्रास्ट्रक्चर्स और यातायात। जब 6 गारंटियां राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री ने दे दी, एक उज्ज्वला गैस योजना जो आप 1150 दे रहे हो,
हम 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री 600 की बात कर रहे हैं। शुरू कौन किया उज्ज्वला योजना? सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आज 12 करोड़ लाभान्वित हो रहे हैं। मैं सुन के बोलता हूं, पेशेंस से बात कन्याकुमारी करिए, तक, अटक से लेके कटक तक। पेशेंस से करिए, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। कितने चूल्हो जलते थे, लंग बहुत खराब टाइम होती है, थी। मैं बता रहा हूँ। उसमें लास्ट और में आपको पेट्रोल बात की भी कर कीमत बता दीजिए राजस्थान में जो 112 भारत में नंबर 1 चल रहा, वो भी तो बताने का चलो आप बोल दिए, मेरा इसके बाद लास्ट में बोल दीजिएगा। उज्ज्वला गैस के अंदर जो 1150 का था 500 दे दिया, आप दे रही है राजस्थान की गवर्नमेंट। हर घर अभी दी नहीं, घोषणा हुई है। सर आप बोलने दीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा। जब आपका टर्म आए फिर डिबेट खराब करोगे आप। घर घर बिजली यूनिट का वादा दिया आपको, यातायात के अंदर, महिला के अंदर हमने वादा किया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप किसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान में आपने 6 गारंटियां दे दी, आपने क्या गारंटियां दी? आपकी गारंटियां सेंटर की हैं या स्टेट की हैं? और जिन व्यक्तियों को आप इलेक्शन लड़वाने के लिए राजस्थान लेके जा रहे हैं, क्या उनका सरोकार राजस्थान की जनता के साथ था या नहीं? इसका जवाब आप दीजिए। और जिस उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे चलिए हैं, सर, उसकी देखिए दरिया तो वादों और आपके घोषणाओं सामने पर चर्चा हम करेंगे। वक्त फिलहाल एक जब ब्रेक गैस का हो रहा है। के चूल्हे चंद्रमोहन के ऊपर जी, बैठ के खाना खा रहे थे। किसके वादों में कितना है दम? आम जनता किसकी तरफ आकर्षित हो रही है और क्या लग रहा है कि वो नेता कुछ बेहतर कर पाएंगे क्या राजस्थान के लिए? ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा होगी। पहला सवाल होगा ब्रेक के बाद चंदन कुमार से। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में किसका दबदबा है? क्या बहुमत का जादुई आंकड़ा बीजेपी और कांग्रेस के लिए छूना इतना आसान होगा क्या? क्योंकि राजस्थान की जनता का मूड यहां के नेता भी आज तक नहीं भाप पाए कि आखिर वाकई में जनता चाहती क्या है। चलिए की ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं जल्दी से कि आखिर इस समय राजस्थान में चल क्या रहा है, कैसे हालात हैं और राजस्थान में किसकी पकड़ मजबूत है। देखिए किसका होगा राजस्थान में। गहलोत बदल पाएंगे 30 सालों से जो इस समय रिवाज चला रहा है, जिसका हमने जिक्र किया पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी इस बारे में हमने आज के दिन बात की है क्योंकि इस बार गहलोत का दबदबा कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। सीएम फेस का ऐलान नहीं करने से बीजेपी का क्या नुकसान होगा क्या? सवाल नंबर 2। वही सवाल नंबर 3 ये भी है कि ओबीसी वोटरों का किसी और तरफ रुझान है क्या इस बार? बीजेपी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी भी हालांकि देखिए दावा कर रही है राजस्थान में। कांग्रेस में सचिन पायलट के फैक्टर का आखिर असर क्या होगा? सचिन पायलट का मूड हमेशा बदलता रहा, आप सभी ने देखा होगा। वही नए जिले बनाने से कांग्रेस को चुनाव में क्या फायदा मिलेगा? अशोक गहलोत ने नए जिलों की सौगात दी थी, आप सभी ने देखा होगा। वही राजस्थान में बीजेपी किसको सौंपेगी नेतृत्व की कमान? कैप्टन कौन बनेगा राजस्थान का अगर बीजेपी जीत गई तो? वही गहलोत बदल पाएंगे 30 सालों के रिवाज को? सवाल यह भी था। चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर इस बार कौन कौन से रीजन है, कहां पर किसका दबदबा है। चलिए आएंगे टचवॉल की तरफ क्योंकि राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कौन कौन से ऐसे जोन है जहां पर बात करें मारवाड़ रीजन जहां पर 61 विधानसभा सीटें, किसका दबदबा है बताएंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट। देखिए अब बात कर रहे हैं शेखावटी रीजन की जहां पर 21 विधानसभा सीटें, वहीं डुडार रीजन की बात करें तो 58 विधानसभा सीटें, हड़ौती रीजन की बात करें तो 17 विधानसभा सीटें, वहीं मेवाड़ रीजन की बात करें तो 43 विधानसभा सीटें हैं। इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये सीटें होती हैं 200। लेकिन इन सब में देखिए सबसे ज्यादा यहां पर भूमिका अहम हो जाती है मारवाड़ जोन की। आखिर यहां पर किसका दबदबा है, बीजेपी क्या चाल चल रही है, यही हम बात करेंगे। सबसे पहले चंदन जी से, जैसा कि ब्रेक के पहले हमने बोला था सवाल जवाब का सिलसिला होगा। चंदन जी 5 हमने दिखाया कि कौन कौन से जोन है राजस्थान में, कहां पर किसका दबदबा है। मारवाड़ की पहले बात कर लेते हैं फिर आएंगे अन्य पे। जी जो आपने मारवाड़ रीजन की बात की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे राजपूतों का, जाट और ओबीसी का ज़्यादा दबदबा है। लेकिन और 61 विधानसभा सीट भी है। लेकिन जिस प्रकार से जो जातीय अभी जनगणना हुआ है और इसका प्रभाव जिस राहुल जी ने जैसे ट्वीट किया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो मुझे लगता है कि इस बार जो जातीय समीकरण और जातीय जनगणना का प्रभाव राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। और ये जो 61 विधानसभा सीट है जिसपे राजपूत बहुल्य माना जाता है, तो दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व है वो राजपूत। लेकिन सवर्ण वोटरों की तादाद हमने पहले ग्राफिक्स में आपको दिखाई, जितनी नहीं है राजस्थान में, मतलब कि जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वही मैं बात कर रहा था कि जैसे कि अभी ये डिबेट चल रहा है कि मंडल 2 और कमंडल, तो मेरा ये मानना है कि ये मंडल 2
वर्सेस कमंडल नहीं है, मंडल 2 वर्सेस मार्केटाइजेशन है। क्योंकि मनुष्य जो इंसान जो अभी है वो अपने फायदे के लिए सोच रहा है, सरकार उसको किसी भी प्रकार से फायदे पहुंचाए। मैं उत्तर प्रदेश गया था जब ये चुनाव हो रहे थे 2016 में, उस समय मैं दो डिस्ट्रिक्ट देख रहा था। तो मैं सर्वे में था, तो मैंने जितने लोगों से बात की, लोगों ने उस समय चुनाव वोट देने की बात 2-3 मुद्दों पे की ही, जो एक उज्ज्वला था, शौचालय था, इन सारे मुद्दों पर। तो मेरा ये मानना है कि जो कास्ट का एक जो रिपोर्ट आया कास्ट सेंसस का बिहार में, और दूसरा जो पॉलिसीज है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पाले में जा रही है और उसके पालरे को भारी करते हुए नजर आ रही है। सर, ढूंढाड़ रीजन की बात अब कर रहे हैं, 58 विधानसभा सीटें, किसका पलड़ा आपको वहां पर भारी दिखाई दे रहा है और कौन से वोटर निर्णायक भूमिका में? तो देखिए, एक तो सबसे पहले तो 2 लाइन में जरूर मारवाड़ को लेके फिर बोलूंगा, फिर आ रहा हूँ ढूंढाड़ पे भी। देखिए, मारवाड़ रीजन को लेकर अगर देखें, बीजेपी जब भी बुरे स्थिति में भी फंसी है कभी, तो उस समय इस वाले क्षेत्र ने बीजेपी को अब तक ऑक्सीजन देने का काम किया है। कांग्रेस की भी मजबूत उपस्थिति और बीजेपी के यहाँ पे अब तक एक तरह से हम लोग कहें कि कई सॉलिड यहाँ पे बेस उनके कैंप हैं उस जगह पे। लेकिन इस बार जो इस पूरे क्षेत्र में मैं गया हूँ, वहाँ पे उनके सॉलिड वोटर्स में भी कहीं न कहीं एक तरह से वो वहाँ पे हमें फ्लक्चुएशंस नजर आ रहे हैं, यानी जो मेन बेस है मारवाड़ वाला एरिया। तो हमें लग रहा है कि मारवाड़ क्षेत्र से हम लोगों को कुछ अलग सा, जब चुनाव परिणाम के दिन अगर अभी तक स्थितियां यही रही, तो फिर एक अलग सा सिचुएशन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। रीजन वाले ग्राफिक्स एक बार विंडो में चलाइएगा ताकि मेहमान हमारे और बेहतर उस पर नजर डाल पाए कि आखिर कौन से रीजन में कहां पर किसका दबदबा है। राहुल जी। हाँ, तो वही मैं कह रहा था। तो इसलिए उस एरिया में अब तक यानी कि बीजेपी का जो पुराना परफॉर्मेंस है, यानी सबसे लो परफॉर्मेंस, क्या उस सबसे लो परफॉर्मेंस को भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी? ये बड़ा मामला है। क्योंकि देखिए, जरूर जातिगत जनगणना से संबंधित चीजें हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, राजपूत संख्या भी है यहाँ पे, ये तमाम मामले उठ रहे हैं। लेकिन जो एक स्थिति है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो चुनौती का क्षेत्र सबसे पहला जो मैं मानता हूँ राजस्थान में, वो मारवाड़ रीजन से शुरू होती है। और यहाँ पे कहीं कहीं उनके खेमे में कई ज्यादा खेमेबंदी की स्थिति है। अलग अलग आपने देखा है यहाँ पे शुरुआत से, अभी चूंकि उतना समय नहीं है, यहाँ से सबसे पहले यहीं से जो है कि उठापटक की शुरुआत हम लोगों ने देखी है। यहाँ पे कई बड़े नेताओं को अलग अलग जगहों पर, किसी को राज्यपाल बनाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, वो तमाम तरह की चीजें देखी है हम लोगों ने। तो अब आते हैं हम लोग ढूंढाड़ वाले मामले पे। देखिए, ढूंढाड़ रीजन की स्थिति में इस समय जो तमाम जो आज की समय की जो ताजा स्थिति है यहाँ की, जो आप जाति समीकरण लेते हैं, जो सरकार का परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे देखें, इस जगह पे देखिए, अगर यहाँ पे आज के समय में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कांटे का मुकाबले की स्थिति है इस जगह पे। मतलब भारतीय जनता पार्टी कड़े मुकाबला की स्थिति में है। लेकिन अगर बीजेपी वहां पे अभी भी वसुंधरा को सामने में नहीं लाती है, तो धीरे धीरे जो उनका कड़ा मुकाबला का मामला है, यहाँ पे भी कांग्रेस फिर आपको डोमिनेटिंग स्थिति में नजर आएगी इस रीजन में भी। तो हमें नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सामूहिक नेतृत्व वाला निर्णय ले रही है, क्योंकि देखिए, गजन सिंह शेखावत को आप चाहे आगे बढ़ाएं, मेघवाल जी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये नाम वैसे नाम नहीं है जो इन रीजन में आपको जनता के साथ सीधे सीधे कनेक्ट कर दे। मोदी जी कनेक्ट करते हैं, लेकिन मोदी जी के अलावा अगर कोई नेता दूसरा कनेक्ट करता है तो वो वसुंधरा जी कनेक्ट करती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ठीक है, लेकिन सर क्या है माने कि मारवाड़ में बीजेपी का दबदबा कांग्रेस से ज्यादा है क्या? राहुल जी। मारवाड़ में तो मैंने कहा कि एक तरह से परंपरागत तौर पे वो बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन वहां पे परिवर्तन का बयार जो है कि वहां पे अभी जब मैं जा रहा हूं तो परिवर्तन का कुछ ना कुछ बयार वहां पे नजर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, यही सवाल था। मैं शैलेंद्र जी से पूछ लेता हूँ। शैलेंद्र जी, ढूंढाड़ की बात हम कर रहे थे, यहाँ पर देखिए पुनिया साहब का, सचिन पायलट साहब का ये गढ़ है सर। 58 विधानसभा सीटें सर मामूली नहीं है गढ़, यहाँ पर आप लोग का दबदबा कम है। मारवाड़ में भी कहा जा रहा है कि परिवर्तन की बयार है इस बार, तो लग नहीं रहा कि ये दो बड़े जोन है सर जो हाथ से लग रहा है कि थोड़ा सा निकल सकता है। चंदन जी ने एक अभी बिहार जो जनगणना हुई, वो जनगणना नहीं, एक सर्वे है, और 1931 का सर्वे देखेंगे और जो अभी सर्वे आया लगभग बराबर है। तो नकलची बंदर की तरह हुई उतार दिया गया अंग्रेजों का। और एक उन्होंने कही कि नहीं सर, मैंने रीजन को लेकर सवाल किया। रीजन पे ही आ रहा हूँ मैं, रीजन स्पेसिफिकली आ रहा हूँ। जिस रीजन की बात कर रहे हैं वहाँ पे 80 पॉपुलेशन भी अच्छी ठीक ठाक अच्छी खासा है, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। क्योंकि राजनीति आपने की ओबीसी के वोटर और आपने जो रीजन वाइज की, और उसमें रीजन के साथ साथ कास्ट बेसिस लाया। जो राजस्थान में ओबीसी कास्ट की चर्चा करते हैं और संविधान भी चर्चा करता है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसकी चर्चा है, चंदन ज़्यादा बेहतर उसमें करते हैं। लेकिन ये राजस्थान में जातियाँ हैं पॉलिटिकली बैकवर्ड नहीं है। चाहे मीणा हो जिन्होंने युद्ध किया, जाट को जिन्होंने युद्ध किया, यादव जिन्होंने युद्ध किया, माली जिन्होंने युद्ध किया, सभी ने। तो जो उस पैरामीटर में कि प्योर मैथमेटिक्स है चुनाव और कास्ट कैलकुलेशन, मैं कहता हूं सोशल मैथमेटिक्स है वो। और संविधान में भी इंडिविजुअल
जो अभी हमारे मित्र ने कहा कि जैसे मोदी जी कनेक्ट करते हैं, वसुंधरा जी कनेक्ट करती हैं भारतीय जनता पार्टी के हर नेता की, 2500 चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर वहां के सांसद कनेक्टेड नहीं होते तो 2 बार लगातार 25 सीटें नहीं मिलती। मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे हर जगह होता है। मोदी जी का नाम केरला में भी है, मोदी के नाम मध्य प्रदेश में भी है, मोदी जी का नाम असम में भी है। मोदी जी विधानसभा चुनाव में नहीं जा सकते, यही तो संकट की स्थिति बता रहा हूँ आपको जमीन की। वो संकट नहीं, वो चुनौती की स्वीकार। ठीक है सर, आइए अभी तीन देखिए, 3 जोन अभी और है, 3 जोन और है। चंद्रमोहन जी, मारवाड़ में दलित, बस एक दलित जो पॉपुलेशन है, जिस तरह से कोविड में उनको छुआ है और जिस तरह से दलित लड़की के साथ रेप हुआ, जिसे रेप कैपिटल राजस्थान कहा जाता है, गहलोत सरकार ने उस पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई और उस पर जवाब दे। सर मध्य प्रदेश में आपने कौन सी पॉलिसी बना दी? वहाँ के सांसद को मध्य प्रदेश में आपकी कौन सी पॉलिसी? सर सभी राज्यों में चल रहा है सर। बिल्कुल, अब तो सभी से सवाल करेंगे। मध्य प्रदेश ही बता दूंगा मैं। मध्य प्रदेश जो कार्रवाई होती है, बुलडोजर तो नहीं चलता लेकिन गिरफ्तारियां तुरंत होती। एक बेटी के साथ हुआ, 48 घंटे का गिरफ्तार करके अंदर भेज दिया गया। पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की आपने? उसी बीकानेर के पुलिस प्रशासन को नहीं पहुंचा था उनके पास। सर आइए सर, डिबेट हमारा रेप जैसे मामलों पर नहीं, अपराध पर नहीं है, एक इस पर डिबेट अलग से रख लेंगे। चंद्रमोहन जी, हमने मारवाड़ की बात की अभी और हमने ढूंढाड़ की बात की है, हड़ौती, मेवाड़ और शेखावटी पर आगे भी आएंगे। इन दोनों रीजन को लेकर सर क्या प्लानिंग है? क्योंकि देखिए मारवाड़ की बात करें, बीजेपी का गढ़ है, राहुल लाल जी ने भी कहा परिवर्तन वहां पर हो सकता है। एक जगह आपकी पकड़ है, उसको और बेहतर करना चाहिए, बोलिए। देखिए बिल्कुल मारवाड़ हमारे लिए एक चिंता का विषय है, लेकिन वो इतना चिंता का विषय नहीं कि हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट वाली विषय है कि आज वहाँ पर मारवाड़ के अंदर भी एक आवाज़ उठ रही है। वो आवाज़ उठ रही है उस नेतृत्व की, क्योंकि उसी नेतृत्व को नरेंद्र मोदी जी ने सहारा भी है। कौन से नेतृत्व को? शेखावत जी को। और उसी के लिए राजनीति करने के लिए जब मंच पे चढ़े और उसी के लिए पक्षक्षेप कर दिए, तो मेवाड़ की जनता भी आज इसी पक्षपथ में पड़ गई कि कहीं तो मोदी जी उसको एक नेतृत्व को सहारते हैं कि कोरोना में अच्छा काम किया और स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री अच्छे रूप में निकल के आए। वो उनकी कौन सी राजनीति थी? और जब वोटों की राजनीति के लिए जब आप उतरते हो तो उसके ऊपर आप चीफ मिनिस्टर के ऊपर हस्तक्षेप खड़ा करते हो। और जहां हमारा गढ़ सचिन पायलट जी का है, उस जगह पे हमारे को चिंता करने का विषय नहीं है। वहां हमारी एकजुटता और गहलोत जी का कार्य और सचिन जी की युवा एनर्जी पूरी तरह से अग्रसर रहेगी और हम और ज्यादा सीटें जीत के आएंगे। जी, तो चलिए 2 रीजन की बात हमने कर ली, लेकिन आगे अभी 3 रीजन बाकी है। एक एक करके हर एक जोन के बारे में बात हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि चर्चा में आज के दिन आप समझ पाए, ये चर्चा भी आपको सार्थक लगे कि हाँ वाकई में राजस्थान का जातिगत समीकरण कहता क्या है और कौन से रीजन में कितनी वोटरों की तादाद और वहां पर किसकी कितनी पकड़ है। आइए आगे बात कर लेते हैं हड़ौती रीजन की जल्दी से कि आखिर यहां पर किसका गढ़ है, क्या यहां पर हो सकता है। सीपी जोशी और दिया कुमारी का क्षेत्र है कहा यह जाता है हड़ौती में, लेकिन कौन से वोटर निर्णायक भूमिका में होंगे ये भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे बताएंगे। क्योंकि हड़ौती की अगर हम बात करें तो इस समय यहाँ पर 17 विधानसभा सीटें हैं, 17 विधानसभा सीटें भी बहुत निर्णायक भूमिका निभाती हैं। ये वही सब जोन है। मारवाड़ की बात हमने कर ली और फिर उसके बाद आगे देखिए हड़ौती की बात जब हम कर रहे हैं, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है ये, और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जद्दोजहद में लगी हैं कि आखिर यहाँ के वोटरों को कैसे लुभाया जाए। बहुत कॉम्पैक्ट यहाँ पर हालात है। वसुंधरा राजे और सिंधिया इसी रीजन से आती हैं कहा यह जा रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे का ये गढ़ तो है, लेकिन इस बार उनका कितना दबदबा है ये आप सभी जान रहे हैं। बीजेपी कई मंचों पर ऐसा लगा कि थोड़ा किनारा भी कर रही है, लेकिन कहीं ये बीजेपी को सर भारी ना पड़ जाए कि वसुंधरा राजे से किनारा करना और उनका गढ़ भी यही है। बीजेपी को मुझे लग रहा है भारी नहीं पड़ना है, काफी भारी पड़ना है। देखिए 2 चीजें बीजेपी को मैं बार बार कह रहा हूँ, इस रीजन इसके संदर्भ में भी वो बिल्कुल सीधे सीधे लागू होता है कि आप एक तो देखिए इस जो सरकार है वर्तमान सरकार, उसके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी। और जो जिनको जादूगर मानने से बीजेपी वाले मौखिक तौर पर सामने में अस्वीकार करते हैं, दिल में मानते हैं, उन्होंने वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आप अभी देखिए राजस्थान के चुनाव में हम लोगों को उस तरह से सुनने के लिए नहीं मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के बहुत तरह के मामले बीजेपी ने उठाए हैं, वो मामले जरूर वहां पे आप उठा सकते हैं, लेकिन जनरली जो एक परसेप्शन बनता है कि 5 साल के शासन के बाद वो स्थितियां वहां पे पॉजिटिव में बनी पड़ी हुई हैं। अब इस रीजन में सोचिए कि वसुंधरा आती है, उनका अपील कितना जबरदस्त है। आप वहां पे अब उनको भी जो है कि सामने में नहीं आने दे रहे हैं। ये जो उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी में निराशा की स्थिति बनेगी और तो उसको बीजेपी कैसे निपटेगी, इसका हमें अभी तक कोई भी जो बीजेपी जो भी ट्रम्प कार्ड चल रही है, हम लोगों ने चूंकि मध्य प्रदेश का मैं इसलिए उदाहरण ले रहा हूं कि वहां पे कई सारे बड़े नेताओं को टिकट दिया गया। उसमें से कैलाश विजयवर्गीय जी का आपने बयान सुना ही होगा कि हमारा बिल्कुल मन नहीं था टिकट, अभी भी मैं कह रहा हूं कि हमारा मन नहीं है लेकिन लड़ रहा हूं। बिना मन से अगर लोग जमीन पे लड़ेंगे इलेक्शन, जिनका इलेक्शन लड़ने का मन नहीं है, अगर आप वही मॉडल यहाँ पे लेके आते हैं तो उससे क्या है कि तो वो नेता मन से लड़ने भी नहीं जा रहा है, नंबर 1।
और चूंकि वो जान रहे हैं कि कहीं हार हुआ तो फिर हार का ठीकरा हमारे माथे पे ना पड़ जाए। और दूसरा नुकसान उससे ये हो रहा है कि दावेदार यानी कि एक अनार 100 बीमार, मुख्यमंत्री पद पे दावेदारों की संख्या अनावश्यक रूप से काफी बढ़ा दे रहे हैं। ये दूसरी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए इस रीजन में वसुंधरा का मामला काफी ज्यादा प्रभावी मामला है। वो ऐसे तो पूरे राजस्थान में प्रभावी मामला, लेकिन चंदन जी लग रहा है कि यही 17 सीटें निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि वहां पर देखिए वसुंधरा राजे जो समय ऐसा लग रहा है कांग्रेस को भी कि यहाँ बैकफुट पर है। अगर यहीं पर कांग्रेस इन 17 सीटों को गेन कर लेती है तो सर जीत हार का फासला बताइए तय करेगा ये? बिल्कुल ये जीत हार का फैसला तय करेगा, क्योंकि देखिए जब तक आप सीएम फेस दीजिएगा नहीं तब तक क्योंकि व्यक्ति विशेष राजनीति हो गया है। व्यक्ति सब जनता चाहती है कि उसका अगला सीएम कौन होगा। एक तो वर्तमान में सीएम है जिसने काम किया है और एक जिसका पता नहीं कि कौन आने वाला है, तो इसलिए बीजेपी को तो नुकसान होगा इस यहाँ से, मेरा ही मानना है। दूसरा मैं एक लाइन जोड़ूंगा कि जो अशोक गहलोत ने एक राजनीतिक पॉलिटिकल मैपीकरण मान सकते, राजनीतिक जो एक मानचित्र में बदलाव किया है, मैं उसको जो राजस्थान के भौगोलिक मानचित्र में जो बदलाव हुआ है मैं उसको राजनीतिक मानचित्र बोल रहा हूं, क्योंकि जो 19 जिले उन्होंने बनाए हैं 19 जिलों से मुझे लगता है कि 10 से 15 सीटें ये कांग्रेस के पाले में जाएंगे, क्योंकि उन जिलों का मैं एक बार उसको देख रहा था तो मुझे उसका जिस प्रकार से बाउंड्री सुनिश्चित किया गया है और जिस प्रकार से तहसीलों को लोगों के जैसे पहले जिले दूर होते थे लोगों को कोर्ट जाने में और अन्य जो भी जिलों से सुविधाएं मिलती थी, लोगों को समस्याएं होती थी, लेकिन जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने उसका एक मानचित्रण किया है और जिस प्रकार से उनकी सीमाओं का निर्धारण किया है, मुझे लगता है कि वो एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है जो कांग्रेस को 10 से 15 सीटों का फायदा पहुंचा सकती है। एक लाइन और कहूंगा, देखिए सागर जी, हम लोग को ये भी, चूंकि मैं इन्हीं के बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, राजस्थान एक तरह से भौगोलिक क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य है हमारा। और वहाँ पे जो डिमांड था जिलों के निर्माण का डिमांड, यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि खूब धरना प्रदर्शन करते थे, कांग्रेस के पीरियड में भी आंदोलन होते थे, तो ये बहुत पुराने मांग थे कि जिले बनाए जाए। क्योंकि लोगों का जो जिला मुख्यालय था वो सोचिए कि 200 किलोमीटर 250-300 किलोमीटर दूर जाके तब लोग जिला मुख्यालय पहुंचते थे। तो आप जब उस तरह के पुराने डिमांड को आप पूरा करते तो ये भी एक लाभ देने वाली जरूर स्थिति है वहाँ। सर ये रीजन तो आपके हाथ से चला जाएगा सर अगर वसुंधरा राजे का दबदबा इतना नहीं पड़ेगा। और एक चीज ये भी है कि 19 जिले जिस पर हमने सवाल पिछले डिबेट में भी किया था, एक मास्टर स्ट्रोक है जिस तरह से चंदन ने जिक्र किया, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से सीटों का नुकसान होगा और ये रीजन भी आपके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है? वो स्ट्रोक ऐसा है कि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है जिसको 30 यार्ड के अंदर ही लपक लिया जाएगा। ऊंचाई के अगर उसके स्तर पे मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो ऐसे मास्टर स्ट्रोक को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा हमारे मित्र ने कि 200 किलोमीटर तक का मुख्यालय सफ़र करना था, तो सरकार का एक मूल चरित्र होना चाहिए कि सरकार को लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोग सरकार तक न पहुंचे। यही लोकशाही, यही प्रजातंत्र है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट कर देने से जो वेलफेयर यूनिट है, जो ह्यूमन इंडेक्स है, उसमें बदलाव नहीं आते हैं। बदलाव कब आता है? जब 80 करोड़ लोगों के पास राशन पहुंचता है जो 200 किलोमीटर नहीं आपका नारा था 1970 में, आपका नारा 2004 में गरीबी का नाम गरीबी हटाओ का नारा आपने मान लिया। आपके 2 टर्म की सरकार के अंदर आपने 80 करोड़ जनसंख्या गरीबी आपने तो 70 साल राज किया, गरीबी हटा गरीबों को मारना दिया। आप यहाँ भी नए जिलों का आपको विरोध करना चाहिए ना। आप पहले तो आप नए जिले के मांग का समर्थन करते थे, अभी आप कह रहे हैं कि नए जिले बनने से क्या ही होगा। तो फिर आप तय कर लीजिए कि नए जिले का मांग आपका उचित था क्या अनुचित था, वो आप तय कर लीजिए। आपको ज्योग्राफिकल यूनिट मुबारक हो अगर ज्योग्राफी से डिमांड में क्यों शामिल थे? हम विरोध कर दीजिए तब उसको। हम ज्योग्राफिकल यूनिट आपको मुबारक हो, आप बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार। आपने कहा कि 15-16, चंदन जी ने कहा कि 15-16 जिले बनाए गए हैं, उसके 15-16 सीट हड़ौती रीजन पर मैं उनसे सहमत हूं कि 23 से बढ़ के 38 हो जाएगा। मैं चंदन जी के 53 जिलों में आएगा। मैं चंदन जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल कई बार मुखर रही हूं कि 38 हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आता हूं 2004 के बैलेंस होकर जवाब दिए सर। अब आप हो सकता है कि आपके पक्ष में नहीं बोले तो सर आपको अच्छा नहीं लगा। 2003 में कहा गया कि गहलोत जी ने पाकिस्तान राजस्थान का बॉर्डर चीज करके लाहौर तक कहां तक सर भेज दी, और इस बार 100% रिटर्न तोना करना है, उनको सरकार वापसी आएगी। उस बार हुआ क्या कि पहली बार राजस्थान का रिकॉर्ड टूटा और भारतीय जनता पार्टी 120 सीट आई, जब बिल्कुल ऐसा लगता था कि चरमोत्कर्ष से विकास का। आज 2023 की स्थिति यह है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, महंगाई कंट्रोल करने में राजस्थान सरकार बिल्कुल विफल रही है,
आपके सांसद को 11 दिन बैठना पड़ता है एक FIR करने पे, और आप जितनी घोषणाएं करें, जो घोषणानाथ है उन्होंने आखिरी वर्ष में की है, वो भी ठीक है। केंद्र आधारित। सर, 5 मिनट है सर, पंजाब जल्दी आएंगे सर, आगे भी रीजन है। होगी। पंजाब इतनी जो घोषणाएं कर दी थी, आज पंजाब की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है दुनिया जान रही। तो पंजाब की स्थिति होने जा रही, एक भी वादा पूरा नहीं होगा, एक सिंगल वादा पूरा नहीं होगा। पंजाब के कर्ज की तरफ आपका ध्यान है, देखिए, आप उस बात में मत जाइएगा, फंस ठीक है सर, आइए। इसको आपने ठीक है। महाकाल पूरे में सुन लीजिए, है ना? ठीक है, चंद्रमोहन जी आइए। और सुन लीजिए सर, वक्त कम है, 5 मिनट में एक रीजन और हम आएंगे, 2 रीजन और बचे हैं। खिसियानी चंद्रमोहन जी देखिए, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोच रही है सर, ये शायरियां पुरानी होगी नहीं, अब कुछ जोड़िएगा, क्योंकि देखिए कई सारे योजनाओं के जरिए आप राजस्थान जीतना चाह रहे हैं। महंगाई राहत कैंप हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, रात 10 बजे ऐलान हो जाता है कि अब 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी दिल्ली की तर्ज पर, और इसे कई जगहों पर आप कॉपी भी कर रहे हैं सर। क्या इसी लोक लुभान वादों के जरिए लग रहा है कि सत्ता की कुर्सी का रास्ता बड़ा आसान अब हो गया है क्या? देखिए, बिल्कुल गलत। हमने लोक लुभान जो भी वादे दिए वो ऐसे वादे नहीं दिए जो हमने पूरे नहीं करे। हमने 2018 के अंदर जो वादे करे वो जमीनी हकीकत के ऊपर राजस्थान की जनता को चीफ मिनिस्टर ने पूरे करके दिए, और अब जो 6 गारंटियां लेके हम उतरे हैं उन 6 गारंटियों को भी चितार्थ करके पूरा करने का वादा करते हैं। यही कारण है कि राजस्थान की जनता चीफ मिनिस्टर की बात को सुन रही है। यही कारण है कि राजस्थान की जनता 72 साल के अशोक गहलोत क्या आगे भी जिम्मेदारी वही संभालेंगे या फिर कोई और अब हो सकता है? बिल्कुल, आने वाला नेतृत्व अशोक गहलोत जी के हाथ में है। राजस्थान का इलेक्शन हम अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, सचिन पायलट उनके सहयोग के अंदर चल रहे हैं। ये अभी बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें इफ बट नहीं है। हमने वसुंधरा का नाम लेके इस्तेमाल करके यूज करना नहीं किया। हमने आज भी ये साबित करा राजस्थान के अंदर कि अशोक गहलोत के 5 साल के टर्नओवर के ऊपर ये उनका रिपोर्ट कार्ड है और ये उनकी आगे की नीतियां हैं। ठीक है सर, जल्दी से अगले रीजन पे आते हैं सर, वक्त कम है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, क्योंकि मेवाड़ रीजन बहुत अहम है। देखिए 43 विधानसभा सीटें मेवाड़ रीजन में, और यहाँ पर अगर कहा जाए तो दबदबा दोनों पार्टियों का लगभग देखा गया है, क्योंकि मेवाड़ रीजन में 43 विधानसभा सीटें, 3 रीजन इसके पहले हो गए। और इसी कड़ी में देखिए राजस्थान की राजनीति में बहुत अहम क्षेत्र है ये 43 विधानसभा सीटें, बहुत अहम, क्योंकि एक तरफ आपने देखा मारवाड़, एक तरफ आपने देखा हड़ौती, फिर उसके बाद राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ रीजन अक्सर मेवाड़ जीतने वाली ही सरकार बनाती है। जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने सरकार बना लिया। आगे आप देखिए 43 विधानसभा सीटों पर जिसका दबदबा रहा वो जीतेगा, क्योंकि 16 सीटों पर आदिवासियों वोटरों का वर्चस्व है। कांग्रेस बार बार ये कहती रही कि हम आदिवासियों के हम हित में बेहतर काम हम करेंगे। बीजेपी भी कई वादे करके चली गई, लेकिन वाकई में आदिवासी किस पर भरोसा अब करेंगे? क्योंकि हर राज्यों में आपने देखा होगा, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, और उसी हाल में राजस्थान भी है जहां पर आदिवासी वोटरों की भूमिका है। उन्हीं में से एक है मेवाड़ रीजन। चंदन जी, देखिए, मेरा मानना है कि जो आदिवासी वोटरों की जो आपने बात की, और तो मेरा मानना है कि मेवाड़ रीजन से आदिवासियों के हित में अशोक गहलोत सरकार का काम हुआ है और उनके साथ जाएंगे। मेरा तो यही मानना है। देखिए, मेवाड़ को लेकर जो आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो आपने शुरुआत में अपने लाइन कहा कि मेवाड़ हमेशा सत्ता बनाता रहता है, यानी ये एरिया क्या है, बिल्कुल जो हम लोग अभी जो कह रहे हैं कि रिवाज बनाने वाला क्षेत्र, वो रिवाज बनाने वाला एरिया दरअसल यही है कि बार बार यहाँ के वोटरों के मूड को कोई हाँ, ये मूड बदलते हैं। ये सत्ता परिवर्तन की तरफ हम लोग जो 30 साल का रिकॉर्ड बना रहा है वो यही क्षेत्र है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये क्षेत्र क्या करेगा, क्या वो पुराने तरीके से यानी कि फिर से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की जैसी कोई स्थिति आएंगी? देखिए, वो स्थितियां आनी बड़ी मुश्किल चीज है। आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने कोई काम किया या नहीं किया, लेकिन कई बड़े मुद्दे जिस तरह से उठे हैं यहाँ पे, कांग्रेस ने तो काम किया है, लेकिन जो आदिवासी यहाँ पे राष्ट्रपति बनाया गया है, महिला आदिवासी राष्ट्रपति पहली बार जो है कि बनी हुई है, लेकिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस पूरे प्रक्रिया में नहीं रहा। संसद भवन का स्थानांतरण हुआ, वहाँ पे वो नहीं रहे। मंदिरों में हम लोगों ने देखा है कि एक तरह से वो जो पहले हमारे इनके पहले के राष्ट्रपति को झेलना पड़ा था, उस प्रकार की कुछ स्थिति इन्हें भी झेलना पड़ा। तो एक तरह से आदिवासी समुदाय में इसको कहीं कहीं अपने अस्मिता के साथ भी जोड़ा है इन मामलों को लेके। इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एड्रेस करेगी, ये उनके लिए गंभीर मामला है। इसलिए मेवाड़ के मामले में भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि अगर वो फिर से परिवर्तन करने का मूड बनाएगी, क्योंकि जमीनी स्तर पे मैं वहाँ पे 2 महीना पहले गया हूँ, हालांकि 2 महीना का समय काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमें नहीं दिख रहा था। लोग सरकार के साथ ही उस समय तक नजर आ रहे थे। सर अभी देखिए राहुल जी होकर आए, जमीन से वहां पर मेवाड़ गए थे। आदिवासी वोटरों का मतलब कि मूड पूरी तरह से अपने पाले में कर लिया कांग्रेस ने, कुछ कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे इसके लिए बीजेपी के लिए। G20 में 47 देशों से ज़्यादा आए राष्ट्राध्यक्षों को जब एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है, वो तो शब्द नहीं कहना चाहिए,
संविधान में क्लियर कर राष्ट्रपति शुड बी द इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक वर्णन किया, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और उसी उनका है। राष्ट्रपति का आपने अपमान किया संसद की। आपने तो कभी शुभारंभ राष्ट्रपति नहीं के ऊपर बनाया, भी आपने तो कभी उसी दलित का सीएम ही अपमान नहीं करा आपने। बनाया। सर एक एक भारतीय जनता पार्टी ने मायावती का समर्थन करके सर एक मुख्यमंत्री एक बनाया। मिनट बस है, चंद्रमोहन जी सुन लेते हैं सर। तो जब उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रपति भवन में बुलाया तब आदिवासियों का सीना चौड़ा होता है और पार्टी लगता है कि जो नीचे थे और उसको सलाम करते पूरी दुनिया सलाम कर रही है हमारे राष्ट्रपति को, तब इस देश के 7.5% को लगता है। संख्या और ये उसकी एक भागीदारी का समर्थन भागीदारी करते का हैं कि समर्थन करूंगा। आप अगर इस आपने बात को देखा कहते वहाँ हैं, आप पे, ये डिक्लेयर करिए ये कि एक चीज और संख्या चंदन मिस कर गए भागीदारी का कि इस समर्थन करती है, क्षेत्र भाजपा का से नहीं। सबसे ज्यादा सैनिक भी जाते हैं, मेरे प्रश्न का जवाब भारतीय भी दिया आपने। सेना में भी जाते हैं। हाँ, बड़ा सही याद दिलाया आपने। सेना भी जाते वन हैं। रैंक वन पेंशन को लेकर भागीदारी- कितना धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में। आप केवल सेना नहीं, नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, OPS एक सैनिक OPS को आप एक सैनिक को कुछ लोगों की भिखारी संख्या है। सैनिक को इकोनॉमिक आखिरी यूनिट पड़ाव पर है, बनाइए। सर, एक डिबेट आखिरी सैनिक पड़ाव पर आर्थिक है, यूनिट नहीं हो चंद्रमोहन जी। सकता, एक संपूर्ण है। शैलेंद्र, आप OPS उसके के मिट्टी अंदर से एक तैयार कमेंट, है। सर। अब बदलाव के चैलेंज चंद्रमोहन को जी आप से- इकोनॉमिक यूनिट मत लाइए, डिफरेंट शैलेंद्र। मैटर है वो, फाइनेंस मिनिस्ट्री का मैटर है वो। चंद्रमोहन जी, हमने बता दिया कि ये रीजन कितना मायने रखता है जीत हार की भूमिका में। आप लोगों ने आदिवासियों के लिए बेहतर काम किया, लेकिन बीजेपी का दावा है आदिवासियों के हित में उन्होंने भी सोचा है। देखिए सागर भाई, ये इलेक्शन बहुत चेंज इलेक्शन होगा और इलेक्शन 2024 के मुहाने के ऊपर हो रहा है और ये इलेक्शन बिल्कुल जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी पे होगा, क्योंकि ये नीति भाजपा इसके ऊपर दोगली नीति से काम करती रही है और उसने स्पष्टता इसको नहीं दी। आज IN इंडिया गठबंधन से जो आवाज निकली वो कहीं ना कहीं भाजपा के दरवाजों आवाज की खिड़कियों कहाँ को से हिला निकलती? चुकी है कितने छेन से और आवाज आ रही है बीच में गठबंधन इंटरप्ट मत करा करिए। ठीक है सर, वो आखिरी आवाज हिला आई चुकी है और डॉट, उसका एन डॉट आई, करते हुए कितने छेदों वो से आवाज आ संख्या रही है? राजस्थान बताएं तो में साहब। बढ़ के आएगी, क्योंकि जिस ओबीसी के नेता की बात आप भाजपा नोट करती कर है, लीजिए, उसी को अनदेखा करती है। गहलोत जी का ठीक है, वही चर्चा रीजन को हमने दिखाया। शैलेंद्र जी वाइंड अप पर है सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका, चंदन जी आपका, शैलेंद्र जी आपका, चंद्रमोहन जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। जादूगर का जलवा कायम रहेगा या फिर वसुंधरा राजे का राज लौट कर आएगा? बीजेपी लगातार इसी जद्दोजहद में लगी है, लेकिन क्या बीजेपी की आंधियों से जो चिराग राजस्थान में जल रहे हैं वो बुझेंगे क्या? एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज इंडिया पर लगातार खबरें जारी है, लेकिन राजस्थान की चुनावी सीरीज में आगे हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस नेता का पलड़ा है भारी।